चीन के आगे सुपर पावर का सरेंडर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के लंबे दौर के बाद अब बड़ी खबर आई है। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक कामयाब हो गई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक और व्यापारिक समझौतों की घोषणा की है। इस घोषणा में चीन के खिलाफ टैरिफ में 10% की कमी, सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करना शामिल है। इसके साथ ही ट्रंप ने परमाणु परीक्षण पर भी बड़ा बयान दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो खबरें आईं, उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि चीन के साथ ट्रेड डील पूरी हो गई है, अब सिर्फ दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने बताया कि इस डील के तहत चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया है, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर सहमति जता दी, जबकि भारत पर पहले से लगे ट्रेड टैक्स और शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की ये नीति भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है, ताकि अमेरिका के हितों के मुताबिक नए व्यापार शर्तें तय करवाई जा सके। And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We have a great relationship. We've always had a great relationship. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. दोनों देशों के नेताओं के बीच साउथ कोरिया के बुसान में मुलाकात हुई, जो करीब 100 मिनट तक चली। बिजी शेड्यूल की वजह से यह बैठक बुसान एयरपोर्ट पर ही आयोजित की गई। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए उन्हें एक सम्मानित और महान देश का महान नेता बताया। He's going to work very hard on it, precursors, and I think you're going to see some real action taken. I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on the statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 40%, effective immediately. I believe he's going to work very hard to stop the death. ट्रंप और शी जिनपिंग की यह मुलाकात 6 साल बाद हुई। दोनों की आखिरी मुलाकात 2019 में हुई थी। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि आज ही डील साइन हो सकती है, और अब उन्होंने इसे सफल मुलाकात बताया। इसी बातचीत में ट्रंप ने परमाणु परीक्षण पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 दशक बाद अमेरिका के फिर से परमाणु हथियार परीक्षण के आदेश सही हैं, क्योंकि रूस और चीन दोनों ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन हम टेस्टिंग नहीं करते। बाकी देश कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी करना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि अमेरिका कब और कहां पर परमाणु परीक्षण करेगा। बस इतना कहा है कि हमारे पास टेस्टिंग साइट्स हैं, इसकी घोषणा जल्द होगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि रूस से हथियारों की दौड़ से दूर रहने पर बातचीत कर रहे हैं, और अगर कुछ ठोस निकला तो चीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। एक तरह से चीन के साथ सुलह की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर परमाणु परीक्षण को सही ठहरा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये नई ट्रेड डील अमेरिका चीन संबंधों में नया मोड़ लाएगी या एक नया विवाद जन्म देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्व में उथल पुथल मचाने की भरसक कोशिश में लगे हैं, और इसके पीछे उनका मागा कैंपेन कहीं ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन अब चीजें सुलझती दिख रही हैं। जब बाकी देशों ने भी अड़ियल रुख अपनाया तो अमेरिका को आगे बढ़ना पड़ा, चीजें सेटल करनी पड़ी। अब भारत के साथ भी अमेरिका ऐसे ही चीजों को सेटल करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। लेकिन हमने सर्वे किया, लोगों से सवाल पूछे इस सारी बैठक को लेकर, इन सारे हालात को लेकर। हमने पहला सवाल पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान जो परमाणु परीक्षण का आदेश दिया है उस पर आपकी क्या राय आपको लगती है? अमेरिकी राष्ट्रपति के इस परमाणु परीक्षण पर राय, दुनिया को सुपर पावर का संदेश देना चाहते हैं 30% लोगों ने कहा कि वो बताना चाहते हैं कि ताकत हमारे पास है।
63% लोगों ने कहा कि परमाणु पावर का शक्ति प्रदर्शन है कि हम ताकतवर हैं। 7% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ज्यादातर लोग इसको दिखाना चाहते हैं कि वो इस ट्रेड डील की लड़ाई के बीच में बताना चाहते हैं कि हम अभी भी वैसे ही ताकतवर हैं जैसे पहले थे। दूसरा सवाल, क्या दुनिया के शक्तिशाली मुल्क परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ा रहे हैं? हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में हम गए तो हम देखिए क्या जवाब सामने आते हैं। 88% ने कहा हाँ, 9% ने कहा नहीं, 3% ने इस पर कुछ नहीं कहा। तो शक्तिशाली तौर पर वो परमाणु शक्ति संपन्न है और ज्यादा शक्ति हासिल करना चाहते हैं। तीसरा सवाल, वैश्विक शांति की दिशा में भारत के कदम को आप कैसे देखते हैं? अलग अलग चीजें हैं, संतुलित, सही दिशा में, या भारत परमाणु क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के इन कदमों को आप किस तरीके से देखते हैं? चलिए इन सारे उपायों में हम चेक कर लेते हैं कौन क्या क्या बोल रहा है। 19% संतुलित और 29% लोग कह रहे हैं सही दिशा में। 52% लोग कह रहे हैं भारत परमाणु क्षमता बढ़ाने पर जोर दे। तो आप एक चीज तो यहां पर स्पष्ट समझ रहे हैं कि 19% संतुलित, लेकिन 52% कह रहे हैं कि भारत को भी परमाणु क्षमता बढ़ा लेनी चाहिए। कहते हैं जो ताकतवर होता है वो डिक्टेट करता है टर्म्स, जो ताकतवर होता है वो तय करता है कि चीजें कैसे चलने वाली हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई। बहुत स्वागत है आप दोनों का। गौरी शंकर जी, जो ट्रंप ने अब रुख अख्तियार करना शुरू किया है, ऐसा लगता है ये एक पुरानी ट्रिक कही जाती है। हमने कुछ फिल्मों में इस स्टाइल को देखा है। बॉलीवुड इस तरीके के कहानियाँ, मनगढ़ंत और ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बहुत सारी अपनी फिल्मों में ले चुका है कि आप उम्मीद से परे जाकर किसी को बांधने की कोशिश कीजिए तो फिर वो जो उसकी आधी क्षमता है उसको अपने एट ईज की क्षमता समझने लगता है। मेरा कहने का मतलब, जितना ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की कोशिश की थी, अब ट्रंप उसमें से थोड़ा कम कर रहे हैं और चीजों को सेटल कर रहे हैं आगे बढ़कर। क्या ये सोची समझी चाल थी, या फिर आप इसे इस तरीके से देखते हैं कि कहीं बहुत अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा? राजीव जी नमस्कार। नमस्कार, आपको, प्रणाम सर। हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव जी कि ट्रंप की जो नेगोशिएशंस की नीति है ना, जिसको बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो एक बहुत हाई लेवल पे डिमांड रखते हैं और फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा कम करते रहते हैं। अभी आप चाइना के साथ देखिए, उन्होंने धमकी दी थी कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने एक्चुअली सोयाबीन इंपोर्ट और रेयर अर्थ मटेरियल को एग्री करने के बाद उस 100% को तो भूल गए, जो ऑलरेडी लगाया हुआ था उसको 10% से कम कर दिया। तो ये उसकी एक नीति है। एक ऊंचे लेवल से आप बार्गेनिंग शुरू करिए और धीरे धीरे आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप फिर भी कुछ हद तक विजेता ही रहेंगे। तो यही चीज उन्होंने भारत के साथ की है। आपने देखा कि उन्होंने पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर 25% कॉम्प्लीमेंट्री और सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया कि आप रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत के अगेंस्ट में ये जो पॉलिसी है, ये भारत की वीकनेस को देखते हुए लगा दिया उन्होंने। ये पॉलिसी उन्होंने चाइना के अगेंस्ट में नहीं लगाई, ये पॉलिसी उन्होंने टर्की के अगेंस्ट में नहीं लगाई, ये पॉलिसी अगेंस्ट उन्होंने यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में नहीं लगाई। ये जानते हैं कि भारत के पास बार्गेन करने की क्षमता लिमिटेड है, कम है, इसलिए उन्होंने ये टैरिफ लगा दिया। और अब ये चाह रहे हैं कि जो ओवरऑल टैरिफ एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, और उसके बाद वो थोड़ा कम कर देंगे उस टैरिफ को, और एक ऐसा उनके हिसाब से ऐसा संतुलन जो अमेरिका के हित में होगा उसको वो साइन करने के लिए तत्पर रहेंगे। वाकई जो अमेरिका के हित में होगा उसको साइन करने के लिए तत्पर रहेंगे।
लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो पिछले 12-14 सालों में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हुए थे। हालांकि अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सामने रखा कि हम जितना नज़दीक आए थे, ट्रंप ने उससे कहीं ज़्यादा हमें दूर कर दिया है। क्या नेगोशिएशंस के लिए टेबल पर जो बातचीत होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें अमेरिका वही रुख अपनाएगा जो अभी तक अपना रहा है, जिस तरीके से उसने चीन को अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश की है, या फिर आपको लगता है कि भारत उसकी मजबूरी है डिफेंस से भी जुड़े हुए मामलों में, अगर चाइना को कंटेन करना है उसको, और एक बड़े मार्केट के तौर पर भी, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी अगर अमेरिका है तो उसे बड़ा मार्केट भी चाहिए। भारत के पास भी यूं ही खाली हाथ नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने समझाया कि ट्रंप की कोशिश होती है कि बहुत ऊंचे से नेगोशिएशन शुरू करते हैं और देन धीरे धीरे वो कम आते हैं। देखिए, नेगोशिएशन तब सक्सेसफुल होती है जब दोनों के लिए विन विन हो। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत इस समय जब 2025 में एंटर कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है, फार्मास्यूटिकल्स के मामले में बहुत आगे है। जिस तरह का ब्रेन ड्रेन अमेरिका को मिल रहा है भारत की तरफ से, जो लोग हमारे जा रहे हैं, दे आर हाई क्वालिटी हाई क्लास पीपल। अमेरिका में दवाइयां तक खत्म हो जाएंगी अगर भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहां पर अपनी तरफ से दवाइयां ना भेजें तो। अमेरिका में एज इट इज हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा है और इसका जो जोर है वो लोगों पे पड़ रहा है। देखिए, ट्रम्प तो ही इज अ रिच मैन और वो एक बिजनेसमैन की तरह से हर चीज सोचते हैं, लेकिन आम जनता के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी उन्हें डे टू डे बेसिस पे जरूरत होती है। आप जब डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफेंस पार्ट्स का आप एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो सुरक्षा एक अलग मसला है। लेकिन जब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो लोग सड़कों पे उतरते हैं और हम उस तरह का एक ट्रंप के खिलाफ लोगों में एक बवाल होता हुआ देख रहे हैं। ट्रंप को एक चीज बहुत क्लियर है कि वो कितना भी भारत को पुश कर ले, जो उन्होंने कोशिश की थी, भारत ने सप्लाई चेन्स और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपने आप को बढ़ा लिया। और जहां चाइना भी देखिए भारत के साथ खड़ा रहा, इसमें रशिया भी खड़ा रहा, तो आरआईसी एक बहुत मजबूत तरीके से सामने आया है। ट्रंप ये चीज समझ गए हैं, जैसा कि पीयूष गोयल जी ने भी कहा था कि यू कैन नॉट गेट अस ऑन अ नेगोशिएशन ऑन टू नेगोशिएशन बाय पॉइंटिंग अ गन ऑन आवर टेम्पल। और ये कैनेडी का भी एक बयान था कि आप नेगोशिएशन, इट इज सेड दैट यू should be open to negotiation but you should not negotiate out of fear। तो भारत अब नेगोशिएट आउट ऑफ फियर नहीं कर रहा है, भारत बराबरी पे टेबल पे बैठ के अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि भारत के पास आज वो पावर है। तो ट्रंप पीछे हटेंगे और इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब ये टैरिफ्स लगाए गए थे तब भी कहा था कि 3 महीने के अंदर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो मुझे लगता है अब जयशंकर जी जैसे मिल रहे हैं उनके काउंटर पार्ट से, तो कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होगा। हालांकि नेगोशिएशंस बहुत लंबा मसला होता है, पेचीदा मसला होता है, और जिस तरह के हालात अभी क्रिएट किए गए हैं तो विश्वास की कमी तो पैदा हुई है। लेकिन कूटनीति इसी में है कि उस विश्वास को किस तरीके से अपने फायदे के लिए आप दोबारा से स्थापित करें और फॉर अ ग्रेटर कॉज उसको देखें, ना कि किसी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। राजीव जी। गौरीशंकर जी, अगर अमेरिका को इस बात पर बड़ा गर्व है, घमंड है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो भारत को इस बात पर अभी घमंड भारत ने नहीं किया है कि वो सबसे बड़ा मार्केट है जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है। क्योंकि बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए अगर आपके पास बड़ा मार्केट नहीं है तो आप चाह कर भी अपना स्टेटस वैसा ही बरकरार नहीं रख सकते। क्या आपको लगता है कि अगर भारत में ट्रेड डील जो मार्को रूबियो के साथ डॉक्टर एस जयशंकर की बातचीत हो रही है, या फिर आगे आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी खबरें हैं कि शायद कहीं उनकी कोई बैठक प्रस्तावित है, वो होती है नहीं होती है अलग बात है, क्या आपको ये डील संभव होती लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी रोड़े बने रहेंगे?
राजीव जी, मेरे को ऐसा लगता है कि नवंबर एंड तक ये डील कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अभी सब तरह के इंडिकेशन हमारी तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी ऐसे मिल रहे हैं कि ये फाइनल स्टेजेज में है। सबसे ज्यादा जो बीच में जो बाधा बन रही है वो अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को लेकर के है। अमेरिका चाहता है कि उनके मक्का और सोयाबीन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हैं वो भारत में निर्बाधित रूप से आयात किए जाएं, जबकि हम नहीं चाहते कि हमारी छोटे जो फार्मर्स हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान हो। तो सबसे बड़ी रोक वहां पर है। और दूसरी रोक है जो रसिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका हमें को डिक्टेट करना चाहता है कि हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट बंद करें, जबकि ऐसा डिक्टेशन वो और किसी देश के ऊपर नहीं लगा रहा। तो इन दो रुकावटों के अलावा मेरे को लगता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और नवंबर एंड तक मेरे को लग रहा है कि ये डील साइन हो जाएगा। ट्रंप चाह रहे थे कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल के इन चीजों को प्राप्त किया जाए, लेकिन नहीं लगता कि वो प्राप्त कर पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने चाइना के साथ कुछ भी प्राप्त नहीं किया, मेरे को लगता है कि उसी तरह से भारत के साथ भी एक रियलिस्टिक डील उनको साइन करना पड़ेगा जो दोनों देशों के हित में होगा, भारत और अमेरिका दोनों के हित में। ये नहीं कि सिर्फ वन साइडेड डील जो अमेरिका के हित में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। अमेरिका जितनी एग्रीकल्चरल से अपनी रेवेन्यू जनरेट करता है हर साल, ये आंकड़ा यहाँ पर बड़ा सोचने के लायक है, क्योंकि चीन ने सोयाबीन खरीद को लेकर एक हाँ कह दी है। अमेरिका जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है वो साल में करीब 245 बिलियन डॉलर का है, और इसमें सोयाबीन और मक्का ये करीब 46% का शेयर रखता है। खपत अमेरिका की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर एक्सेस है, अमेरिका को प्रोडक्शन एक्सेस है बहुत ज़्यादा। इसलिए अमेरिका क्या हिमांशी बहुत जोर डाल रहा है। वैसे अमेरिका अब तक डिफेंस रिलेटेड मामलों में ही जोर डालता था कि उससे चीज़ें खरीदी जाए, हालांकि वो ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं होता, लोग उससे बस फ्रेश खरीदते रहे। अब क्या उसे ये लगने लगा कि एक सेगमेंट और है जिसमें वो इस बड़े मार्केट का इस्तेमाल कर सकता है। आपको कितना लगता है कि भारत झुक सकता है अमेरिका के इन प्रोड्यूस को खरीदने के लिए, जैसे चीन ने हामी भरी कि वो अब सोयाबीन बड़ी तादाद में खरीदेगा? देखिए, अमेरिका ने ये नहीं किया था कि पहली चीज तो जैसे 245 बिलियन डॉलर का उनका प्रोडक्शन है, उसमें करीब करीब 100 बिलियन डॉलर की यूएस गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। वहां की एग्रीकल्चर जो है और यूरोपियन यूनियन की एग्रीकल्चर है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। दूसरी, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है। वहाँ के फार्मर्स की जो संख्या, इनकम जीडीपी टर्म्स में कम होगी, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये लॉबी बहुत स्ट्रोंग है कि हमारी प्रोडक्ट्स को किसी भी तरह से विदेशी बाजारों में भेजा जाए। तो इन दो चीज़ों को लेकर के अमेरिका सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव है कि अगर ये प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जाएंगे तो लाखों लोगों का जो रोजगार है वो इससे दूर एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जीएमओ हैं, इसलिए इनकी मैसिव प्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लाई करती है। इनकी यील्ड जो है ना पर हेक्टर वो बहुत ज़्यादा है, और फिर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी यील्ड पर हेक्टर बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले इंडिया में जो है, एक तो ऑटोमेशन नहीं है, फार्म की साइज छोटी है और जीएमओ अलाउड नहीं है, और उसके अलावा हमारे यहाँ यील्ड पर हेक्टर इसीलिए शायद भारत यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली अपने किसानों को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, अमेरिका कर क्या सकता है? क्या भारत अमेरिका को टिट फॉर टैट नहीं कर सकता? जो डिफेंस प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसमें अव्वल है,
F-35 ने पिछले कुछ दिनों में जो प्रदर्शन किया है, या तो जापान में या केरला में, जो वो इनडेफिनेट टाइम के लिए खड़ा हो गया था, पता नहीं कैसे उसको वापस ले गए हैं यहाँ से। लेकिन क्या भारत अमेरिका की जगह दूसरे पार्टनर्स नहीं चुन सकता है? जैसे 26 जनवरी में जो मैं खबर सुन रहा था, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन, उनके चेयरमैन को बुलाया जा रहा है एक गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह 26 जनवरी के लिए, और इंडिकेशन है कि ईयू की तरफ भारत शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, डिफेंस में भी शिफ्ट हो जाए। राजीव जी देखिए, भारत जो बिलीव करता है वो मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करता है, ना कि वन अलाइनमेंट में। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत की जो आपूर्ति श्रृंखला है, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो या व्यापार का कोई भी आप सेगमेंट ले लीजिए, तो भारत जो है मल्टी अलाइनमेंट पे चलता है। और जिस तरीके से भारत ने पिछले काफी समय से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को पे जोर दिया है, तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ, वो भी देखिए कितना बड़ा है। और विद ब्रह्मोस कमिंग इन लखनऊ, हमने डायनामिक्स शिफ्ट कर दिए हैं। हमने अमेरिका से जी के इंजन्स लिए थे फॉर तेजस एंड ऑल, जिसमें उन्होंने बहुत डिले किया था, और ये पर्पसफुली किया गया था ताकि जो हमारा मेक इन इंडिया है उसको कुछ हद तक धक्का पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी देखिए, भारत ने कावेरी इंजन डेवलप किया है, और हम डिफेंस में बहुत बाकी कंट्रीज, चाहे रशिया हो गई, चाहे फ्रांस हो गई, और भी कंट्रीज के साथ में अपने एग्रीमेंट कर चुके हैं, और उनसे भी लगातार हम हथियार ले रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मल्टीपल वेक्टर्स रहेंगे तो चीजें बहुत ठीक रहेंगी। लेकिन यहां पर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की तस्वीर दिखा रहा हूं, 6 साल बाद हाथ मिल रहे हैं। सवाल हमने पूछा कि बढ़ते परमाणु खतरे की आशंका के बीच किस देश को संभलने की जरूरत है? सवाल आपके सामने है। ये अमेरिका, कोरियाई देश, रूस, चीन, ये हमने पूरे ऑप्शन रखे लोगों के सामने। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अमेरिका को 12% लोगों ने जवाब दिया, कोरियाई देश 30%, रूस 12%, चीन 21%, और 25% ने इस बात से खुद को अलग रखा। किस देश को समझने की जरूरत है? सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए 30%। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच में जो टसल है वो यहां पर एक टेंशन दिखाती है। 5वां सवाल जो हमने पूछा सर्वे, चीन पर ट्रंप के 10% टैरिफ कम करने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? चीन से ट्रंप डर गए, ट्रंप पर इंटरनेशनल दबाव, कई चीजें हैं और कुछ कह नहीं सकते, 3 ही है यहां पर ऑप्शन। चीन से डरे ट्रंप, 27% लोगों ने कहा। वैसे इतना इफेक्टिव वो चीज नहीं मानी जा सकती। ट्रंप पर इंटरनेशनल दबाव, और ये इंटरनल भी आप जोड़ सकते हैं। 51% लोगों ने कहा, 22% ने कहा हम कुछ कह नहीं सकते, तो करीब करीब 49% ये और 51, यानी ज्यादा दबाव इंटरनेशनल प्रेशर का भी है और इंटरनल भी है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। गौरी शंकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, समय ज्यादा नहीं है, एक मिनट का आप दोनों से मैं एक जवाब लेना चाहूंगा। गौरी शंकर जी, क्या वाकई ट्रंप इस वक्त इंटरनल साथ ही साथ एक्सटर्नल दोनों प्रेशर में है? तो राजीव जी दोनों तरफ से प्रेशर में है। इंटरनल तो ऐसा है कि उनकी डिफेंस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री, इन तीनों ने ट्रंप को रिप्रेजेंट किया है कि अगर रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आएंगे चाइना से तो हमारा प्रोडक्शन बहुत एडवर्सली अफेक्ट होगा और उनको शायद आउटसोर्स करना पड़ेगा प्रोडक्शन को कहीं और उनकी ख्याति जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी। और इसके अलावा जो प्रेशर जो उन्होंने जो फार्मर्स ने डाला, तो उस फार्मर्स का प्रेशर इतना ज्यादा था, डेमोन्स्ट्रेशन हुए अमेरिका के कई हिस्सों में, कि उनको वो टैरिफ कम करके चाइना को राजी करना पड़ा कि आप हमारा सोयाबीन और मक्का लेंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं इंटरनल प्रेशर से हुआ। एक्सटर्नल प्रेशर ये था कि पूरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में थोड़ी डगमगा रही है। ये कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि ट्रंप कल क्या टैरिफ लगाएंगे और कौन सी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे। तो ये मैसेज उनके पास कई सोर्सेज से गया है कि आप इस इंस्टेबिलिटी जो है, अस्थिरता जो है, उसको खत्म करें, जिससे कि पूरे विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है
थोड़ी सी आगे ठीक बढ़ सके। ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, आपको क्या लगता है, ये इंटरनल प्रेशर ज्यादा जिम्मेदार रहा या एक्सटर्नल ज्यादा जिम्मेदार रहा डोनाल्ड ट्रंप की ऊपर? राजीव जी, प्रेशर दोनों तरफ से है। देखिए, जब उनके अपने सांसद कहते हैं कि आपने पिछले 20 सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि हाउ मच हार्ड वर्क द प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैड डन। उसके अलावा जिस तरीके से बाकियों ने अपना डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया, लोगों ने नए मार्केट ढूंढे। अमेरिका में आपने देखा है कि जिनके बीचेस हैं खाली पड़े हैं, उनके सिनेमा हॉल्स खाली पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उसमें भी कमी आई है। जब लोगों की आय कम होती है और बाहर से उनके दोस्त कम होने लगते हैं, तो डेफिनेटली उनको समझ में आ रही है ये चीज कि सिर्फ पाकिस्तान या इजराइल ही उनका साथ नहीं दे सकता है। विश्व बहुत बड़ा है जिसमें उन्हें 140 करोड़ लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। और चाइना जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने समझाया, रेयर अर्थ मिनरल्स अगर नहीं मिलेंगे तो आप जो भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो वो कहीं नहीं जाएगी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा बनाने की कोशिश में ट्रंप मेक अमेरिका की जगह मेक एशिया ग्रेट अगेन करने की कदम उठाने लगे, और ये शायद लोगों को चुभ भी रहा था। मेरे पास समय थोड़ा कम है, माफी के साथ। गौरी शंकर सर आपका, हिमांशी जी आपका बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।